Hello students, last time we discussed reflection according to Huygens principle. Okay, अब हम इस चैप्टर में एक दूसरा टॉपिक है जो देखने जा रहे हैं. दिस इज द डॉपलर इफेक्ट. सी बेसिकली डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू वेव. जहां पर भी वेव आता है वहां पर डॉपलर इफेक्ट आती है. ओके, सो डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू वेव. देखिए 11th स्टैंडर्ड में जो हमारा वेव का टॉपिक था उसमें भी हमने डॉपलर इफेक्ट देखा था. ये सुनो, डॉपलर इफेक्ट कहां पे होती है? व्हेन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स आर इन अ रिलेटिव मोशन, देन डॉपलर इफेक्ट इज क्रिएटेड. डॉपलर इफेक्ट तभी क्रिएट होती है जब ऑब्जर्वर होता है और जो सोर्स ऑफ वेव होता है दोनों रिलेटिव मोशन करते हैं. When there are in relative motion, then the observer's frequency, observer को जो feel होती है frequency, that not exactly equal to the source frequency, उससे थोड़ी अलग होती है. That is the definition of Doppler effect. Understand? Okay. देखिए अगर आपको थियरिकल इसमें से प्रॉपर थियरिकल आपको जो पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप कुमार की जो ऐप है उसमें से डाउनलोड करके या उसमें से आप देख सकते हो. इसमें प्रॉपर क्वेश्चन वाइज आपको दिया होगा. यहाँ पर हम जो कंसेप्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि डॉपलर इफेक्ट क्या है. सो जो ऑब्जर्वर होता है उसको जो फ्रीक्वेंसी फील होती है वो एग्जैक्ट इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं होती जो सोर्स से आती है. ओके, सो ऑब्जर्वर फील डिफरेंट frequency of different frequency than source frequency when both are in relative motion. दोनों रिलेटिव मोशन में होते हैं तब ऑब्जर्वर को जो फील होती है फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी से अलग रहती है. ये हमारा डॉपलर इफेक्ट का डेफिनेशन हो गया. डॉपलर इफेक्ट कब होती है? जब दोनों रिलेटिव मोशन में होंगे. रिलेटिव मोशन में मतलब कि दिस इज द ऑब्जर्वर. सपोज ये ऑब्जर्वर है या फिर ये सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है. दोनों रिलेटिव मोशन में होने चाहिए. मतलब दोनों में से कोई एक की स्पीड या तो 0 होनी चाहिए या तो किसी की स्पीड अगर इसकी 0 हो तो ये मोशन में होना चाहिए, इसकी 0 तो ये मोशन में होना चाहिए. अदरवाइज दोनों की स्पीड सेम नहीं होनी चाहिए, तब रिलेटिव मोशन होता है. हमको सबको पता है. तो यही डॉपलर इफेक्ट है. लेकिन डॉपलर इफेक्ट तब हमने 11th स्टैंडर्ड में साउंड वेव के ऊपर देखी थी. व्हेन द देखिए एक एग्जांपल देते हैं. अगर आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन सामने से आ रही है तो कैसा होगा? ट्रेन जब दूर होती है तब आपको विसल कम सुनाई देती है. जब ट्रेन सामने आ जाती है तब विसल ज्यादा सुनाई देती है. अगेन ट्रेन जब चली जाती है तो ट्रेन की जो विसल है वो अगेन कम हो जाती है सुनना. तो उसकी ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज चेंज. जस्ट लाइक दैट ऑल्सो फिनोमिना हैपन टू द लाइट. क्योंकि हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो वेव ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में बात करेंगे तो लाइट की एक नेचर भी वेव है. तो वेव की तरह उसमें डॉपलर इफेक्ट भी होगी. सो लाइट में जो डॉपलर इफेक्ट होती है उसमें भी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है. फ्रीक्वेंसी जैसे ऑब्जर्वर या सोर्स रिलेटिव मोशन में होते हैं तो जो ऑब्जर्वर को फील होती है फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वर को जो एक्सपीरियंस होता है फ्रीक्वेंसी का वो सोर्स से अलग हो जाती है. अंडरस्टैंड? समझ में आए? उसी के ऊपर दो शिफ्ट है. देखिए उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा. सपोज ये है हमारा सोर्स. दो सोर्स हम ले लेते हैं. There is a two source. ये भी सोर्स. ओके, और बीच में यहां कहीं पे हमारा लिसनर है एंड यू कैन से ऑल्सो ऑब्जर्वर. दिस इज द ऑब्जर्वर. तो देखिए सोर्स में से फ्रीक्वेंसी आ रही है तो फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से आएगी. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से आती है इन अ नॉर्मल कंडीशन. नाउ ऑब्जर्वर go towards source 1. ये जो 1 सोर्स है उसकी तरफ ऑब्जर्वर जाता है तो क्या होगा? देखिए यहां पर है सोर्स S, यहां पर भी है सोर्स S और ऑब्जर्वर फर्स्ट जो सोर्स है उसके करीब जाता है तो क्या होगा? ऑब्जर्वर यहां पे आ गया.
दिस इज द ऑब्जर्वर। ओके, तो देखिए क्या होगा, लाइट जो है वो यहां से जब निकलेगी तो उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, यहां पर लाइट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। सो यहां पर लाइट का जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। यहां पे लाइट का वेवलेंथ इंक्रीज होगा। समझ में आई बात? अब आपको ऐसा लगेगा ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए सपोज ये जो वेव्स है वो वेव्स नहीं स्प्रिंग्स है, ऐसा मानिए क्या है? स्प्रिंग। सो यहां पे दोनों तरफ स्प्रिंग कनेक्ट की हुई है। अगर ये एल है जो ऑब्जर्वर है, उसको आप थोड़ा सा यहां से, एक जूली तो यहां पर था, यहां से यहां डाइवर्ट किया, ये सुनो, तो ऐसा करें कि अगर इस एल को ऐसे स्ट्रेच से खींचेंगे तो क्या होगा? अगर इसको स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? यहां पे जो स्प्रिंग थी उसकी लंबाई जो है वो बढ़ जाएगी। ये सुनो, इस लेंथ इज इंक्रीज इफ देयर इज अ स्प्रिंग देन। सो हियर इज अ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, मींस उसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। सो हियर वेवलेंथ इंक्रीज, ये सुनो। और इस तरफ क्या हुआ? वेवलेंथ क्या हो गई? डिक्रीज हो गई कि नहीं? क्योंकि ये कंप्रेस हो जाएगी। ये सुनो, तो अगर कंप्रेस हो गई तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ऐसी छोटी छोटी वेवलेंथ बन जाएगी। वेवलेंथ तो पता है ना वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ क्या होती है? ये सपोज वेव है, तो उसका एक वेव कंप्लीट होने के लिए जो डिस्टेंस लगता है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं लैम्बडा। ये सुनो, तो ये लैम्बडा जब है तो जो हमारा थ्रस्ट और जो होता है, थ्रस्ट अगर बढ़ जाता है, ये डिस्टेंस बढ़ जाता है तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अगर ये डिस्टेंस कम होगा तो वेवलेंथ घट जाएगी। सिंपल है। सो वेवलेंथ इज डिक्रीज हियर। सो इफ द वेवलेंथ इज डिक्रीज देन छोटी वेवलेंथ किसकी रहती है? हियर वेवलेंथ इज डिक्रीज। छोटी वेवलेंथ किसकी रहती है? अगर विजिबल लाइट की बात करें देन वीबीआरओ में जो वी होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ऐसा होके रेड टॉप के आता है। ये सुनो, तो रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा रहती है और जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू रहता है उसकी वेवलेंथ सबसे कम रहती है। ये सुनो, तो इसी तरह से अगर वेवलेंथ डिक्रीज होती है तो इस चीज को बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। इस चीज को क्या बोलेंगे? ब्लू शिफ्ट। अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो उस चीज को बोलेंगे रेड शिफ्ट। तो अब आपको ऐसा लगेगा ब्लू शिफ्ट कब होगा, रेड शिफ्ट कब होगा? यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं वेवलेंथ इज डिक्रीज एंड द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, क्योंकि लैम्बडा एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर लैम्बडा डिक्रीज हुई तो एफ बढ़ गई ना, तो यहां पर हो सकता है फ्रीक्वेंसी, हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज एंड हियर द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज क्योंकि लैम्बडा बढ़ गई। समझ में आई बात? ये कैसे हुआ? तो ऐसा बोल सकते हैं व्हेन ऑब्जर्वर go towards source, सोर्स से करीब जाता है तब वेवलेंथ डिक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और दिस चीज को बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। ओके, दिस इज गोइंग टू बी ब्लू शिफ्ट। अब रेड शिफ्ट किसको बोलेंगे? व्हेन द ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स, ये सुनो, सोर्स से दूर जाता है, व्हेन ऑब्जर्वर go away from source, then red shift is happen। ये सुनो, तो रेड जो हमारा डॉपलर इफेक्ट था उसमें दो शिफ्ट आती है, एक ब्लू शिफ्ट होती है, एक होती है रेड शिफ्ट। इसको रेड शिफ्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें वेवलेंथ बढ़ जाती है। वेवलेंथ बढ़ती है तो हम बोल सकते हैं कि वेवलेंथ अगर इंक्रीज हुई तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुई, तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी रहती है? ब्लू लाइट की रहती है। सो दिस इज द ब्लू लाइट, ये बन जाती है, सॉरी ये रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम रहती है, वेवलेंथ ज्यादा रहती है, तो इसको बोलेंगे रेड शिफ्ट। दिस इज द ब्लू शिफ्ट। समझ में आ गई बात? तो ये दो फिनोमिना है डॉपलर इफेक्ट में, कि ब्लू शिफ्ट कब होगा और रेड शिफ्ट कब होगा। आई बात समझ में? इसके ऊपर एक फॉर्मूला भी है जो हम प्रूफ करेंगे, तो पहले ये नोट डाउन कर लीजिए ये दोनों चीज।
ओके, दिस इज द डेफिनेशन। और डेफिनेशन के बाद ये ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। वीडियो को पॉज करके ये आप लिख लीजिए। लिख लिया? ब्लू शिफ्ट कब होगा, रेड शिफ्ट होगा। ओके, इसको रिमूव कर देता हूं। डन, लिख लिया ना? ओके ओके। अब देखिए, जब हम पढ़ते थे 11th स्टैंडर्ड में वेव, तब हमने डॉपलर इफेक्ट के लिए एक फॉर्मूला लिखा था फॉर द डॉपलर इफेक्ट, एंड दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट द फॉर्मूला रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज। देखिए, फ्रीक्वेंसी जो चेंज होती है उससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हमने लिखा था पहले। ये फॉर्मूला रिलेटेड बाद में आपको याद आ जाएगा। दैट फॉर्मूला इज नथिंग बट FL by FS is equals to V plus VL upon V plus VS। याद आया कुछ? Where the FL is a frequency observed by the listener or observer। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर, जो उसको सुनाई देती है वो, मतलब अगर साउंड वेव होगा तो सुनाई देगी, लाइट वेव हो तो एक्सपीरियंस होगा। तो लाइट की जो एक्सपीरियंस होती है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर को, वो FL। तो यहां पर ऑब्जर्वर FO भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, ऑब्जर्वर है तो FO लिख देते हैं। एंड FS इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ओके, VL इज अ स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, VO is a speed of observer and VS is a speed of yes source, speed of source। आई बात समझ में? अब देखिए, अब वहां फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में ये V हम क्या पुट करते थे? साउंड वेव की वेलोसिटी। ये सुनो, लेकिन यहां पर साउंड वेव तो है नहीं, यहां पर हम किसके बारे में बात करें? लाइट वेव, लाइट के बारे में बात करिए। तो यहां पर रखेंगे लाइट की स्पीड, where the V equal to C because speed of light। आई बात समझ में? This is the speed of light। Simple। Okay, now FO upon FS is equals to, suppose हम ये मान लेते हैं पहली कंडीशन, वैसे तो एक ही कंडीशन है कि जो सोर्स है वो मोशन में है और ऑब्जर्वर, ताकि हम स्टेशनरी कंडीशन में। अगर हम स्टेशनरी कंडीशन में है देन आवर स्पीड इज 0। ये सुनो, अगर हम स्टेशनरी कंडीशन में है देन आवर स्पीड इज 0। सो ऑब्जर्वर स्टेशनरी कंडीशन में तो उसकी स्पीड 0 होगी। आई बात समझ में? ओके, सो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम ऐसे लिख सकते हैं FO upon FS C plus 0 upon C plus VS, क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइट इज C। अंडरस्टैंड और नॉट? समझ में आ गई बात? ओके, FO क्या है? ऑब्जर्वर को फील होती है फ्रीक्वेंसी, एक्सपीरियंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी? सोर्स की। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया? चेंज इन फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी सोर्स से आती है, ऐसा हम मानते हैं कि ऑब्जर्वर जो हम है वो स्टेडी कंडीशन में है और जो सोर्स है वो रोटेट कर रहा है। जस्ट लाइक दैट, सपोज हम अर्थ पे है, हम स्टेडी कंडीशन में अगर माने तो सन जो है वो मोशन में आएगा। ये सुनो, आई बात समझ में? कुछ इस तरह सा फॉर्मूला। तो अगर चेंज इन फ्रीक्वेंसी अगर हम फाइंड करना चाहें कि जो एक्चुअल सोर्स में से फ्रीक्वेंसी आ रही है लाइट की वो क्या है और हमें जो फील होती है वो क्या है, वो हमने दोनों फाइंड करी, तो क्या चेंज आया, मतलब कितना चेंज आ रहा है वो हम फाइंड करना चाहते हैं। देन वी कैन से दैट इज नथिंग बट FO minus FS, दैट इज डेल्टा F। लिख सकते हैं चेंज इन FO minus F। तो ये फॉर्मूला में से ये FO minus FS कैसे बनाए? ओके, तो एक आता था ऐसे, मैथ्स में एक फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर को आप न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सुनो, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर दोनों तरफ करें तब। तो देखिए यहां पर डिनोमिनेटर है, उसको न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां पर डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे C plus VS। ये सुनो, ऐसा कुछ आएगा। ओके, अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन FO minus FS upon FS
इज इक्वल टू सी माइनस वी एस अपॉन सी प्लस वी एस। ओके, एफ ओ माइनस एफ एस उसको डेल्टा एफ लिख सकते हैं। सो दिस इज डेल्टा एफ अपॉन एफ एस इज इक्वल टू दिस इज सी कट माइनस वी एस अपॉन सी प्लस वी एस। अब देखिए सी प्लस वी एस, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यस और नो? तो वो तो बहुत ज्यादा हो गई फ्रीक्वेंसी। अब जो सोर्स होता है उसकी उसकी स्पीड तो ज्यादा हो गई, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, उतनी जितनी स्पीड को किसी की भी नहीं होती, ये सुनो। अगर सोर्स है तो सोर्स, सपोज हम टॉर्च लेके जा रही है, टॉर्च रोटेट कर रही है सपोज कुछ इस तरह से, तो टॉर्च इज अ सोर्स ऑफ लाइट, तो उसकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? 30 मीटर पर सेकंड, ये सुनो 3 मीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा हो सकती है। मतलब अगर कंपेयर करें 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड मीन्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तो उससे तो बहुत कम हो गई। सो हियर वी कैन सी प्लस सी, अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है उसमें 30 या 3 मीटर पर सेकंड ऐड करें तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो फॉर द मिनिमम स्पीड ऑफ सोर्स वी कैन राइट सी प्लस सी वी एस इज इक्वल टू ओनली सी। इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं इसके हिसाब से, ये सुनो। सो फॉर द स्मॉल स्पीड ऑफ सोर्स हियर वी कैन राइट, देखिए डेल्टा एफ, दिस इज डेल्टा एफ अपॉन एफ एस इज इक्वल टू दिस इज माइनस वी एस अपॉन सी प्लस वी एस को ओनली लिखेंगे सी। डन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अगर डेल्टा एफ को ही सब्जेक्ट करना तो एफ को सामने जा दी, सामने क्रॉस करेंगे, देन क्रॉस एफ एस, दिस इज सी। सो दिस इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो डॉपलर इफेक्ट हिसाब से, डॉपलर इफेक्ट के हिसाब से कैसे चेंज होती है वो हमारा इक्वेशन हो गया। डन। अब देखिए टेक्स्ट बुक वगैरह में या फिर दूसरे रेफरेंस बुक में फ्रीक्वेंसी को वो एफ बी लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिनोटेड बाय वी, कई बार एफ लिखते हैं, कई बार वी भी लिखते हैं, तो वी ये स्मॉल रहता वी, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द स्मॉल वी। ओके, सो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी एस अपॉन सी माइनस वी एस। दिस इज, देखिए अब यहां पर स्मॉल वी करना पड़ेगा, दिस इज द स्पीड ऑफ सोर्स एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। आई बात समझ में? और ये डेल्टा वी क्या है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी, समझ में आई बात? लेकिन मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या रहता है, अगर आप ये स्मॉल करना भूल गए तो स्पीड ऑफ लाइट यहां पर आ जाएगी, स्पीड जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां पर लिख दे, यहां से यहां लिख देंगे, या स्पीड यहां से यहां लिख देंगे, तो मिसमैच होने के चांसेस है, क्योंकि दोनों में वी आता है तो पता नहीं चलेगा कहां पर कैपिटल करना कहां पर स्मॉल करना। ओके, मिस्टेक होने के चांसेस है। तो इससे अलावा अगर एफ यूज करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ डॉपलर इफेक्ट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके, सो डेल्टा एफ इज इक्वल टू माइनस वी एस अपॉन सी इंटू वी एस। हो गया? तो ये नोट डाउन कर लीजिए इक्वेशन। इसके बाद इसी के रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रिमूव कर देता हूं, कर लिया नोट डाउन।